नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उम्मीद की जा रही थी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन रैंक वन पेंशन पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अब उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया है कि अभी वन रैंक वन पेंशन में कई तकनीकी दिक्कतें हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में किए गए उस वादे का क्या करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाएगा। उधर आज जंतर मंतर पर खूब हंगामा मचा। पहले दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी के अफसरों ने पूर्व सैनिकों को धरना देने से मना कर दिया, उन्हें हटाया गया, धक्का मुक्की की गई। उसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच गए, लेकिन उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। अब पूर्व सैनिकों को समझ में आ रहा है उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक जमात। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल 15 अगस्त के भाषण में पूर्व सैनिकों से क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या ओआरओपी के नाम पर पार्टियां, सब पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं, राजनीति कर रही है? और सबसे अहम सवाल, 60 दिनों के बाद क्यों आई राहुल गांधी को सैनिकों की याद? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, सवाल जवाब होंगे, तल्ख सवाल होने वाले हैं, आज तीखे सवाल होंगे। लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। पिछले 30 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पर ऐसी जलालत झेलनी पड़ेगी, इसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के नाम पर आज दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी के अफसरों ने उन पूर्व सैनिकों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इन्होंने हमारे से कोई बात ही नहीं की, आगे बस तोड़ना शुरू कर दिया। जो इनने अपनी अनुशासन तोड़ के हमारे साथ में जो मिसबिहेव किया है, हम यूं मत समझो कि हम अकेले हैं। ये खबर हमारे बॉर्डर पे भी गई हुई है, वहाँ से जवान उठ के यहाँ आएंगे, इनकी क्या हालत होगी। आज ये स्थिति आ गई है कि एक्स सर्विसमैन को यहाँ बैठना पड़ा और पीसफुल एजिटेशन करते हुए भी पुलिस की इतनी हिम्मत हुई, पता नहीं उनको किसी ने बताया है, भड़काया है, वो नासमझी होगी। उसकी अगर पेंशन 15,000 है आज की, और जो 20 साल पहले रिटायर है उसकी पेंशन 5,000 है, तो ये क्यों आना है? वो भी तो सर्व किया है इसने, महंगाई बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी पूर्व सैनिक धरने पर डटे रहे। इधर मामला गर्म हुआ, उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मोदी सरकार पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों की आवाज में आवाज मिलाने जंतर मंतर पहुंचे ही थे कि मामला उल्टा पड़ता नजर आया। राहुल ने पूर्व सैनिकों के साथ मंच साझा करने की कोशिश भी की, उन्हें सियासी मंच बनाने से रोक दिया। वे ट्वीट किया था कि एक्स सर्विसमैन को जबरदस्ती जंतर मंतर से हटाया गया, उन्होंने अंत तक हमारी रक्षा की, अब वो स्वतंत्रता दिवस के नाम पर सुरक्षा के लिए खतरा हो गए हैं। इस बीच ये भी खबर थी कि कल 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सैनिकों को खुशखबरी दे सकते हैं, लेकिन और चर्चा हम करेंगे, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। That has made our country an example of progress. We abolished archaic customs and laws and ensured change for women through education and jobs. Our institutions are the infrastructure of this idealism. Fellow citizens, the finest inheritance needs constant care for preservation. Our institutions of democracy are under stress. The parliament has been converted into an arena of combat rather than debate. It is time to recall what Dr. B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee of the Constitution, said while making his closing speech in the Constituent Assembly in November 1949. And I quote, "The working of Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution. The Constitution can provide only the organ of state such as the legislature, the executive, the judiciary. The factors on which working of these organs of the state depends are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. Who can say how the people of India and their parties will behave?
unquote. If the institutions of democracy are under pressure, it is time for serious thinking by the people and their parties. The correctives must come from within. Fellow citizens, our country's rise will be measured by the strength of our values, but it will equally be determined by economic growth and equitable distribution of the nation's resources. Our economy promises much hope for the future. The new chapters of the India story are waiting to be written. Economic reforms is a work in progress. Our performance over the last decade has been commendable, and it is most heartening that after a dip we have recovered to 7.3% growth in 2014-15. But the benefits of growth must reach the poorest of the poor much before they land in the bank accounts of the richest of the rich. We are an inclusive democracy, an inclusive economy. There is place for everyone in the hierarchy of wealth. But the first call goes to those who suffer on the brink of deprivation. Our policies must be geared to meet the zero hunger challenge in a foreseeable future. Fellow citizens, the symbiotic relationship between man and nature has to be preserved. A generous nature, when violated, can turn into a destructive force, leading to calamities, resulting in huge loss of life and property. Even as I speak, large parts of the nation are barely recovering from floods. We need immediate relief for the afflicted as well as long-term solutions for the management of both water deficiency and excess. Fellow citizens, a nation which forgets the idealism of its past loses something vital from its future. Our educational institutions multiply as the aspirations of generations continue to exceed supply. But what has happened to quality from base to apex? We recall the Guru Shishya Parampara with a legitimate pride. Why then have we abandoned the care, devotion and commitment that is at the heart of this relationship? A guru, much like the soft and skillful hands of a potter, molds the destiny of Shishya. The student, with devotion and humility, acknowledges the debt of the teacher. Society respects and recognizes the merit and scholarship of the teacher. Is that happening in our education system today? Students, teachers and authorities must pause and introspect. Fellow citizens, our democracy is creative because it is plural, but diversity must be nourished with tolerance and patience. Vested interests chip away at social harmony in an attempt to erode many centuries of secularism. In an age of instant communication, through ever-improving technology, we must remain vigilant to ensure that the devious designs of a few never overcome the essential oneness of our people. For both government and people, the rule of law is sacrosanct, but society is also protected by something greater than law, humanity. Mahatma Gandhi said, and I quote, "You must not lose faith in humanity." Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty, unquote. Friends, peace, friendship and cooperation
bind nations and peoples together. Recognizing the shared destiny of the Indian subcontinent, we must strengthen connectivity, expand institutional capacity, and enhance mutual trust to further regional cooperation. As we make progress in advancing our interests globally, India is also engaged in proactively promoting goodwill and prosperity in our immediate neighborhood. It is heartening that the long-pending land boundary issue with Bangladesh has been finally resolved. Fellow citizens, while we offer our hand willingly in friendship, we cannot stay blind to deliberate acts of provocation and a deteriorating security environment. India is a target of vicious terrorist groups operating from across the borders. Except the language of violence and the cult of evil, these terrorists have no religion and adhere to no ideology. Our neighbors must ensure that their territory not used by forces inimical to India. Our policy will remain one of zero tolerance for terrorism. We reject any attempt to use terrorism as an instrument of state policy. Infiltration into our territory and attempts to create mayhem will be dealt with a strong hand. I pay homage to the martyrs who made the supreme sacrifice of their lives defending India. I salute the courage and heroism of our security forces who are maintaining an eternal vigil to safeguard the territorial integrity of our country and the safety of our people. I also specially commend the brave civilians who boldly detained a hardened terrorist, ignoring the risk to their own lives. Fellow citizens, India is a complex country of 1.3 billion people, 122 languages, 1,600 dialects, and 7 religions. Its strength lies in its unique capacity to blend apparent contradictions into positive affirmations. In the words of Pandit Jawaharlal Nehru, it is a country held together, and I quote, by strong but invisible threads. About her there is the elusive quality of a legend of long ago. Some enchantment seems to have held her mind. She is a myth and an idea, a dream and a vision, and yet very real and present and pervasive, unquote. On the fertile ground laid by our Constitution, India has blossomed into a vibrant democracy. The roots are deep, but the leaves are beginning to wilt. It is time for renewal. If we do not act now, will our successors, 7 decades hence, remember us with the respect and admiration we have for those who shaped the Indian dream in 1947? The answer may not be comfortable, but the question has to be asked. Thank you. Jai Hind. तो राष्ट्रपति का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को यह संबोधन था, और इसमें एक खास बात जो राष्ट्रपति ने कही कि जो हमारे लोकतंत्र में संस्थाएं दबाव में आ रही हैं और हमारी वैल्यूज के लिए हम दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ देश का आर्थिक विकास, तरक्की भी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों का क्या? यह है आज का सबसे बड़ा सवाल। मेरे 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के अजय कुमार, स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा राघव चड्ढा
और साथ ही साथ कर्नल अनिल कौल रिटायर्ड मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संबित, क्या आज आप शर्मिंदा हैं? देखिए संदीप जी, पहली बात तो है आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या है। मैं आपको, तमाम पैनलिस्ट को और आपके चैनल के माध्यम से सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमने सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मुखर्जी को सुना। हम उन्हें भी आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करते हैं। आपने सही कहा कि क्या हम ओआरओपी के विषय में शर्मिंदा है। देखिए, अभी तक हमारे जवानों को उनका हक नहीं मिल पाया। ये उनका हक है, इट इज देयर राइट, और उन्हें मिलना ही चाहिए। नहीं मिल पाया, इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। इसमें मैं बहुत राजनीति करूं, किसी और को जिम्मेदार ठहराऊं और कहूं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, कर देंगे, जनता को ये पसंद नहीं आएगा। तो वादे का क्या हुआ? हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जरूर इसे पूरा करेगी। आज खुद डिफेंस मिनिस्टर मनोहर, देखिए, मैं ये कब का तो डेडलाइन मैं नहीं दे सकता, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। स्वाभाविक रूप से आज जिस प्रकार से मनोहर पर्रिकर साहब ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आश्वासित किया है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही ये सत्य होगा। कुछ टेक्निकलिटीज पे पेंच लगा पहले याद नहीं आया, हम उसे जल्दी पहले याद नहीं आया संबित पात्रा मनोहर पर्रिकर को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 सितंबर 2013 जब वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए थे, पहला बड़ा वादा 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर किया था रेवाड़ी में। 28 लाख लोगों ने बहुत गंभीरता से उनकी बात सुनी थी, उसे इंटरनलाइज किया था, उनकी बात को, उनके वादे को हकीकत माना था, एक सपना देखा था। 15 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मैं एक बार याद दिला देता हूं, आपको तो याद होगा संबित पात्रा, दर्शकों को सुना देता हूं, सुनिए। 1 रैंक 1 पेंशन आए दिन सुनने को मिलता है। क्या तकलीफ हुई है? मैं आज सार्वजनिक रूप से देश के सेना के जवानों की तरफ से, देश की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है, उसका व्हाइट पेपर घोषित करें, श्वेत पत्र घोषित करें। और भाइयों बहनों, मैं कहता हूं, अगर 2004 में वाजपेयी जी की सरकार बन गई होती तो आज 1 रैंक 1 पेंशन वाली समस्या उलझती नहीं मित्रों। तो क्यों उलझी हुई है संबित पात्रा, क्यों उलझी हुई है? मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर 2013 के शब्द। देखिए, ये वाजिब प्रश्न है, मगर प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहे हैं और जिस इंटेंशन के साथ कहा है, हमने सबने देखा है। मन की बात के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि थोड़ी पेचीदगियां हैं, मगर आप आश्वस्त उस वक्त क्यों नहीं याद आई ये पेचीदगियां करेंगे और 1 रैंक 1 पेंशन उस वक्त ये पेचीदगियां समझ में क्यों नहीं आई? मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, अब तकनीकियां बताने लगे, उस वक्त गरज रहे थे। कहता है कि पहचानते नहीं और नहीं करेंगे। देखिए, ये गलत बात है संदीप जी, नहीं गलत नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से। संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित पात्रा, डॉक्टर साहब, हम करेंगे, डॉक्टर साहब, पूरी जिम्मेदारी से और गंभीरता से। इसीलिए 1 साल और मैं आपकी साफगोई की दाद दूंगा, आप समझ गए मेरा मर्म और देश का मर्म कि शर्मिंदा है क्या। मैंने पहला सवाल पूछा था, आप क्या कर रहे हैं पूर्व सैनिकों के साथ? देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुनिए, तकनीकियां होंगी, कुछ और वजह होंगी। आप स्वतंत्रता दिवस के मौके से 24 घंटे पहले पूर्व सैनिकों को सुरक्षा थ्रेट, खतरा बताते हुए खदेड़ देते हैं, धक्के मारते हैं, जंतर मंतर पर धक्के मारते हैं आप। मैं इसका उत्तर देता हूं। नहीं, आराम। देखिए, आप मुझे बोल सकते हैं ऐसा, मगर मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। देखिए, आपके प्रोग्राम पे कौल साहब बैठे हैं
और मैं उस प्रोग्राम में था किसी और न्यूज चैनल में जहां उन्होंने अपने तमाम मेडल समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 1 रैंक 1 पेंशन होगा तभी मैं मेडल धारण करूंगा। और मुझे याद है वो दर्दनाक डिबेट का दिन जब मैं कौल साहब के साथ था और किस प्रकार बहुत इमोशनल और भावुक हो गए थे कौल साहब, इसलिए मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। और देखिए, जब कभी कभी राजनीतिक जीवन में ऐसा वक्त आता है जब सर झुका के सब कुछ सह लेना चाहिए, ये जानते हुए भी कि हम करेंगे, मगर मैं इसमें ना ऊंची आवाज में बात करना चाहता हूं और ना कोई सम्मेत देखिए, अन्यथा मत लीजिए। और आज जो पुलिस की बात, ये देश की पीड़ा है। देखिए, मैं आपका काम जो है, आप फैसला नहीं ले सकते हैं। आप डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल का काम कर रहे हैं, आप बड़ी साफगोई से भी बात कर रहे हैं। मैं देश की पीड़ा का इजहार कर रहा हूं। मैं अमूमन तलखी नहीं लाता हूं अपनी भाषा में। मैं चिल्लाना भी बहुत सालों से अब मैंने छोड़ दिया है, आप जानते हैं। लेकिन आज मन व्यथित है संवित, आज मन व्यथित है। आपका अधिकार है संदीप जी, आपका अधिकार है, कौल साहब का अधिकार है। कौल साहब ने आंख अपनी गवा दी, अधिकार है। कौल साहब ने अपनी आंख गवा दी संवित, मोर्टार अटैक में। शायद मैं इनसे कड़वा सवाल पूछूं, मैं एक मिनट संवित, मैं कौल साहब से कड़वा, कर्नल कौल से सर एक मिनट सुनो तो। कर्नल कौल, एक आंख गवा दिया आपने देश के लिए। अभी सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। यहां देश की रक्षा करने वाले जांबाजों को धक्के मारे जा रहे हैं, आपने एक आंख गवा दी। क्या आज मन में यह ख्याल आया कि भगवान दूसरी भी ले लेता, ये दिन ना देखना पड़ता, ये नजारा ना देखना पड़ता जंतर मंतर पर? संदीप, इसका जवाब मेरी किताब की, जो मैंने किताब 2006 में लिखी थी, उसका टाइटल ही आपके सवाल का जवाब है। उसका टाइटल है बेटर डेड देन डिसेबल्ड। क्योंकि ये देश देखना नहीं पड़ता। जिस देश के लिए हमने अपने सब कुछ गवा दिया, उस दिन आज एक खाकी वर्दी वाला आके हमारे बुजुर्ग सैनिकों, 82 साल के बुजुर्ग सैनिकों को हाथापाई करके उसकी कमीज फाड़ है। हाँ। ये कहां? मेरा कहने का मतलब, चलो उसको किसी ने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया और क्यों दिया ऑर्डर? जब उनको बताया, ये ऑर्डर कहां से आया संवित पात्रा? ये किसने कहा? ये बदतमीजी हमारे जाबाजों के साथ इजाजत किसने दी? आप इसकी तह में जाएंगे क्या? कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जब ओके हमको परमिशन दे रखी है इनडेफिनेटली वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो क्यों उसकी रूलिंग के ऊपर हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो गए? कमाल हो गया। मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, ये आक्रोश बिल्कुल वाजिब है। और आज मैं जब जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और अचानक ये सवाल पूछा गया, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, मैं भी सन्न रह गया और मैंने भी सैल्यूट करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सरकार को जब ये पता चला, आपने देखा खुद किरण रिजिजू साहब जो कि एमओएस से होम के, सरकार सो रही थी क्या? चतुर्मुर्ग सरकार सो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार सो रही थी? नहीं है, मुझे सरकार सो रही थी। माफी से मुझे आज बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। जंतर मंतर कोई दूर दराज इलाके में नहीं है। नहीं, जंतर मंतर देश के दिल में। कही सरकार ऐसा है, 1.5 किलोमीटर कही सरकार के लिए कि सरकार सो रही है। आखिरकार सो रही थी सरकार। नहीं, बिल नहीं। ऐसे किसने इजाजत दी? किसका आदेश था? किसका आदेश था? अगर सो जाएगी तो हमारा देश इतना तुच्छ नहीं है कि सरकार सो जाएगी। मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसी भी पुलिस अधिकारी का, किसी भी एक्स सर्विसमैन, ये देखिए, ये छोटी मछली पर गाज गिरा दो। बिल्कुल पुलिस वाले की जरूरत है, ये हिम्मत होती, हिमाकत होती, ये दुस्साहस करते, हमारे जाबाजों को ऐसे धक्का मुक्की करेंगे? संदीप जी, आप सोचिए, कोई भी सरकार हो, हमारी हो या कांग्रेस की सरकार होती, कोई भी वो जो राजनीति कर रहे हैं, मैं जो जवानों के ऊपर इस कर्मा नहीं, वो मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, कोई भी सरकार हिंदुस्तान की होती, क्या वो पुलिस को ये ऑर्डर देती जाके कि तो किसने किया? ये हुआ कैसे? ये बिल्कुल संवेद, ये ऑर्डर पास हुआ है एनडीएमसी को के नंबर 1 बुलडोजर ले जाके इनके सारी जितने भी शामियाने हैं उनको तोड़ो और इनको बाई फोर्स, वहां पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी करी थी और उनको बाई फोर्स वहां से हटाने की हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई किसी ने बात नहीं करी, हमारे से किसी ने बात करने का समझा ही नहीं कि इनसे बात करनी चाहिए। हमारे जो मौजूदा फौजी है ना संवेद, जो मौजूदा फौजी हैं, दरअसल जो हमारी फौज है ना,
अजय, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। दर्शकों से मैं ये बात साझा कर रहा हूं, 70% मौजूदा फौज, कर्नल कौल, इनके सहयोगी मेजर जनरल सतवीर सिंह, तमाम जो लोग वहां बैठे हैं ना, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। उनके मोराल, उनके सेल्फ एस्टीम पर क्या कुछ गुजर रही होगी, ये शायद सोचने की फुर्सत नहीं है किसी को। हर कोई वोट बैंक की तरह देख रहा है, 28 लाख वोट मिल जाएंगे, कोई वादा कर दो, कोई रेवड़ी बांट दो, धक्का मुक्की हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। अरे जाबाज है, अरे पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं बॉर्डर पर खड़े होने के लिए, कौन सा एहसान कर रहे हैं। क्या यह सोच है, क्या यह सोच हावी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा हो रही है पूर्व सैनिकों की। बड़ी सादी सी मांग है, 1 रैंक 1 पेंशन। सरकार ने वादा किया, वादा पूरा नहीं हो रहा है। अब तकनीकी वजहों का हवाला दिया जा रहा है। मेरे साथ बीजेपी के संबित पात्रा, कांग्रेस के अजय कुमार, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और अ प्राउड फौजी कर्नल अनिल कौल रिटायर्ड। अजय और राघव, आपको मैं वक्त नहीं दे पाया, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हमें सुनाना था। आज क्यों याद आई राहुल गांधी को पूर्व सैनिकों की, अजय? देखिए संदीप जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी इस मामले को तो ये पांचवी बार है जब इस मुद्दे पर जो है आज वो गए थे। उससे पहले मैं आपको डेट सुनाना चाहता हूं। सुनाइए। फरवरी 10, 2014 में राहुल गांधी एक सर्विसमैन के साथ उन्होंने बयान दिया था कि उनके समर्थन में है। फरवरी 17 को चिदम्बरम साहब ने अनाउंस किया था वॉर ओपी का। जुलाई 2 को कांग्रेस पार्टी ने जुलाई 2, 2015 में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से एक सर्विसमैन के जो मांग है, भूतपूर्व सैनिकों की मांग है वॉर ओपी पर, उस पर पूरी तरह से समर्थन जताया। मार्च 23, 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में राहुल गांधी जी की मीटिंग हुई भूतपूर्व सैनिकों के साथ, और आज अगस्त 14 को वो जंतर मंतर गए। अब आपने गिनवाई ना 5 चीजें, अब मैं 4 चीजें आपके लिए गिनवाता हूं अजय। अब मैं 4 चीजें मैं गिनवाता हूं। एक मिनट हमको बोलने तो दीजिए। अब मैं आप एक तो पहले तो हमको बोलने नहीं दिए इतने देर तक, तो आप कम से कम 2 मिनट तो सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। उसके बाद आप जरूर हमसे प्रश्न सुनाइए। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले, उसके बाद वो दिवाली में सियाचिन में गए, मनोहर पर्रिकर बोलते कि कर लेंगे, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दे रहे थे, वो ना तो भूतपूर्व सैनिक लोग को स्पष्ट रूप से डेट देना चाहते हैं, ना बताना चाहते थे कब तक होगा। जैसे संबित जी ने कहा कि होगा, चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए। अब लगातार पिछले 1.5 साल से ये सरकार जो है, ये भूतपूर्व सैनिकों को ये आश्वासन देके उनके जो है जख्म पर जो है नमक छीटने वाली काम कर रहे हैं। चलिए, हो गया ना, मैंने आपको वक्त दिया। अब मैं 30 साल पहले चलता हूं। ये सरकार को 15 महीने हुए अजय, सरकार को 15 महीने हुए। मैं 30 साल की बातें सिर्फ 4 वाक्यों में आपके सामने पेश करता हूं। 1983 में सरकार आप ही की थी, मैं थोड़ा बच्चा था उस वक्त, कहीं मैं गलत बोल जाऊं तो करेक्ट कर देना। 1983 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, अहम फैसला, DS नाकरा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें पेंशन को लेकर जो ये लड़ाई चल रही है 30 साल पुरानी क्यों है, ये दर्शकों को बताना जरूरी है। पेंशन इज नॉट अ बाउंटी नॉर अ मैटर ऑफ ग्रेस डिपेंडिंग अपॉन द स्वीट विल ऑफ द एम्प्लॉयर। ये कोई खैरात नहीं है, रेवड़ी नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, ये तर्जुमा कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। इट इज नॉट एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट बट अ पेमेंट फॉर पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड। 84 में वादा किया गया, छोड़िए 84 को, 2009 की बात पे आता हूं। 2009 में भी आप ही की सरकार थी ना। 2009 में यूनियन ऑफ इंडिया एंड मेजर जनरल SPS वैंस एंड अदर्स में फैसला आया, जस्टिस TS ठाकुर एंड AK गोयल। उसमें कहा गया, नो डिफेंस पर्सनल सीनियर इन रैंक कुड गेट अ लोअर पेंशन देन इज जूनियर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। आपने सर क्या किया? 30 साल, जिसमें 6 साल की सरकार का वक्त मैं हटा दूं, 1.5 साल में VP सिंह और चंद्रशेखर की सरकार का हटा दूं, 2 साल में देवेगौड़ा और IK गुजराल की सरकार का हटा दूं, लगभग
21 साल सरकार आपकी थी, 70% वक्त आपने क्या किया? पहले संदीप जी, अगर हम आपके जो आरोपों को जो है हम मानते हैं कि कुछ हद तक जो है हम लोग को वन रैंक वन पेंशन लाने में हम लोग से जो है सर आपने चालाकी की, अजय कुमार फिर से माफी के साथ करे शब्द, और आज जरूरी है, ये देश की पीड़ा है। आपने सर चालाकी की, और चालाकी बताता हूं क्या की। 15 सितंबर 2013 को आपने चालाकी की, और आप मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप मेरे पे मानहानि का दावा कीजिए। कांग्रेस ने चालाकी की। चालाकी कैसे? सुनिए अब कड़वी बात। चालाकी कैसे? 15 सितंबर 2013 को जब व्हाइट पेपर लाने की बात की नरेंद्र मोदी ने, वो तो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, वो बात मैंने सामने रख दी है दर्शकों के। आपने चालाकी ये की कि 2014-15 के इंटरिम बजट में आपने कहा कि ओआरओपी हम लागू कर देंगे, 500 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस भी क्रिएट कर दिया बजट में। लास्ट मिनट किया कि आने वाला भुगतेगा, उसके लिए जमीन तैयार नहीं की। आपने कोरी चालाकी की। 28 पहली बात सुन लीजिए जी संदीप जी, आपको कुछ तथ्यों को जो थोड़ा सा स्पष्ट करने की आवश्यकता, कुछ तथ्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता करिए। पहली बार अगर देख लीजिएगा कि सितंबर 2012 में, पहली बात सितंबर 2012 में उस वक्त यूपीए सरकार ने 23,000 करोड़ का जो है, और वो उस कागज को मैं आपको 2 सेकंड के लिए अगर आप 100 करोड़ सर, नॉट हजार। सरकार ने ओआरओपी पर 23, एक मिनट 2 मिनट सुनिए ना संदीप जी, अगर आप बोलते रहेंगे 2 सेकंड को तैयार हो जाइए। सॉरी, यू आर रॉन्ग, भी नहीं, यू आर रॉन्ग मिस्टर अजय कुमार, यू आर रॉन्ग। मेरा ये 2012 में 6th पे कमीशन की अनोमली थी, और 2300 करोड़ था, 23,000 नहीं था। और वो 6th पे कमीशन में जो आपने पैसे कम दिए थे, उसको पूरा करने के लिए वो किया गया था। इसमें वन रैंक वन पेंशन का कोई माने नहीं है। जी एक मिनट कर्नल कॉल आप सही है, 23,000 करोड़ नहीं था, आई टेक बैक इट इज 2,300 करोड़ था। मेरा ये कहना है कि आप हमारे कांग्रेस के ऊपर, यूपीए सरकार के ऊपर जितना भी आरोप थोप दीजिएगा, आखिरी में हम लोग ने उसकी पूरा प्रक्रिया खत्म करके, अच्छा पूरा कैलकुलेशन खत्म करके जाने वाली सरकार थी। आप कह सकते हैं कि फरवरी जो 500 करोड़ का, क्योंकि 3 महीने 500 करोड़ की खैरात बांट रहे थे, और जो है आप 500 करोड़ की खैरात बांट रहे थे। पिछले 17 दिनों में स्वाहा हो गए, 150 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए इस देश अरे के। बात सुन लीजिए, आप 500 करोड़ की खैरात बांटते हैं पूर्व सैनिकों को। एक चीज बताइए, नहीं एक मिनट, आप बताइएगा कि अगर सरकार, इस देश के सरकार ने किसी देश के साथ समझौता किया, आज मान लीजिए किसी पूर्व सरकार ने किसी मामले पर अपनी सहमति दे दिया, सरकार तो चलती है ना, जिम्मेदारी दूसरी सरकार की बनती है। बाकी सब चीज में मनरेगा चल रहा है, बाकी आपने 10 साल में क्या किया? 2005 से लेकर 2014 तक क्या किया? 2004 से 2014 क्या किया? 1984 से 1990 क्या किया? 1991 से 1996 क्या किया? हमारा ये कहना है, एक मिनट, तो बहुत सारे चीजें जिसमें हम लोग अच्छे काम किए थे, बहुत सारे चीज में हम लोग को जो है थोड़ी काफी कुछ त्रुटि हुई है, हम मान के जा रहे हैं। ये राजनीति हो रही है ना राघव, जनता पार्टी को ये कोरी राजनीति हो रही है। संदीप जी, मैं एक मिनट, संबित, राघव ने कुछ नहीं बोला, संबित मैं आ रहा हूँ। अजय थोड़ा सा वक्त देते हैं राघव को भी। राघव, क्या अरविंद केजरीवाल आज संवेदनाएं जाहिर करके, क्या वो भी इसी जमात में, इसी राजनीतिक जमात के वो बाकायदा बहुत तकड़ा हिस्सा बन गए हैं, उसी का मुजाहरा किया उन्होंने? हमने इस प्रकार की कोई चीज नहीं करी कि वहां जाएं और वहां पे हमारे पूर्व सैनिक हमें कहें कि गो बैक राहुल गांधी, गो बैक राहुल गांधी। इस प्रकार की कोई नारेबाजी या इस प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा अरविंद जी ने क्या कहा, मैं क्या कहता हूं, केवल आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, देश का नागरिक होने के नाते मेरी क्या सोच है। जिन लोगों ने, जो लोग इस देश को सुरक्षा देते हैं, आज वो सुरक्षा का खतरा बन चुके हैं, वो नेशनल थ्रेट बन गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। और यदि आज हमारे सैनिक लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हम राष्ट्रपति का भी भाषण दिखा रहे थे। राष्ट्रपति को 4 पूर्व सेना प्रमुखों ने, अजय और संबित आपकी तवज्जो चाहूंगा, जनरल SF रॉड्रिक्स, एडमिरल L रामदास, एडमिरल अरुण प्रकाश, एडमिरल सुरेश मेहता, ऑल रिटायर्ड,
उनकी चिट्ठी का एक हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं सबके लिए और तर्जुमा भी करूंगा मैं। 1 मिनट कर्नल कौल जी। चीफ मार्शल एनसी सूरी ने भी इसका समर्थन जी, वो क्या लिखते हैं? The recent developments have not only triggered a process of politicization of the Indian military. जो कुछ हो रहा है उससे भारतीय फौजों का राजनीतिकरण हो रहा है। सुप्रीम कमांडर को लिख रहे हैं 5 सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख, but also served to inflict grave damage on its morale and self-esteem. आघात लगा है, धक्का दे रहे हैं, मोराल और सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान छिन्न भिन्न हो रहा है। जो कुछ हो रहा है जंतर मंतर पर, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है। राघव, देखिए इसके 2 पक्ष हैं और 2 विषय आज हमारे सामने हैं। एक तो जो उनके साथ जंतर मंतर पर दुर्घटना घटी, एक 82 साल का जो विजुअल चल रहा था जो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 82 साल के अफसर को घसीट के उसके कपड़े फाड़ दिए गए। 3 वॉर्स उन्होंने 3 लड़ाइयां इस देश के लिए लड़ी हैं। पार्शियली डिसेबल्ड कर्नल कॉल, वो वहां पर पूरे दिन पिछले 60 दिनों से पानी पिलाते घूमते, पानी पिलाने की सेवा करते थे। साहब आज उनको भैया पानी पी लो, आज उनको घसीटते, आज उनको पानी पिलाया। आज देश ने पानी हो जाना चाहिए, देश को शर्म से हमें झुक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे नहीं समझ में आता, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी व्याख्या बयान करने के लिए कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट हमारे एक्स सर्विसमैन को मिल रहा है। और एक बात मैं और जोड़ दूं, ओआरओपी के मुद्दे पर, ओआरओपी पे आप जब भी देखिए लोकसभा चुनाव होते हैं या किसी ऐसे राज्य में चुनाव होते हैं जहां पर एक्स सर्विसमैन रहते हैं, जहां इनको वोट बैंक दिखता है, उससे 6 महीने पहले बयानबाजी शुरू हो जाती है। दिसंबर 2014 में राहुल गांधी जी बोलने लग गए, नरेंद्र मोदी जी ने 9 रैलीज में जो लोकसभा कैंपेन के दौरान करी, वहां जाकर बोला मैं वन पेंशन दूंगा, वन रैंक वन पेंशन दूंगा। आज आप ये हालत देखिए, आज ये हालत देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 500 करोड़ का एलोकेशन लगाया। 1 मिनट रुक जाइए, बात सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार ने 500 करोड़ का एलोकेशन करा, अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री बने, अरुण जेटली साहब ने उस एलोकेशन को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। इस साल जब बजट बनाया, अरुण जेटली साहब ने, उनके वित्त मंत्रालय ने ओआरओपी पे एलोकेशन ही नहीं दी। ये सबसे ₹1 का एलोकेशन ही नहीं दिया। सारी बातें फेस वैल्यू पर लेता हूं। आखिरी सवाल, 1 मिनट अजय, आखिरी सवाल संबित पात्रा, मैं सारी बातें आपकी फेस वैल्यू पर लेता हूं। मैं 1 मिनट अजय, 1 मिनट प्लीज अजय, प्लीज मेरा एक सवाल संबित से, 1 मिनट प्लीज। संबित, मैं आपकी सारी बातें फेस वैल्यू पर लेने को तैयार हूं। बहुत से जानकार ये कहते हैं कि थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, मैराथन थी, लास्ट फेज में आ गई है, फौजियों की पूर्व फौजियों की मांग पूरी हो जाएगी। मैं उस तर्क को भी मानता हूं, मैं टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी जानता हूं। आज वक्त पूरा नहीं मिला, उनका भी मैं लोगों को बताने की कोशिश करता। 54,500 करोड़ का पेंशन बिल है, डिफेंस पेंशन बिल, वो कितना स्पाइरल कर सकता है, उन चीजों में भी मैं जाना चाहता था। 3,000 करोड़ की बात है साहब, 17,000 करोड़ बजट इस बार बढ़ा है। 1 मिनट रुकिए, पर अहम 6400 करोड़ का मंगोलिया को क्रेडिट लाइन दे दिया। मंगोलिया के लोगों को सर्विस करनी जरूरी है कि हमारे सैनिकों को सर्विस देनी जरूरी है। संबित, आखिरी सवाल 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। 500 करोड़ की खैरात बांटी, प्रोविजन कर दिया बजट में, इंटरिम बजट में चिदम्बरम ने, आपने उसे 1000 कर दिया करोड़ 2014 के। इस बार के फुल फ्लेजेड बजट में गायब क्यों? कोई आपने आउटले ही नहीं रखा हो आरपी के लिए, क्यों? 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, मैं आपको इतना जरूर आश्वासित कर सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शब्दशः कहा है कि इस काम को हम पूरा करेंगे। और मैं यहां बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करके एक खराब सा एनवायरनमेंट नहीं हमें क्रिएट करना चाहिए। ये जरूर होगा और आप देखिएगा इसी चैनल पे मैं बैठ के आपके साथ मुस्कुराकर भी एक दिन डिबेट कर रहा हूँ कि चलिए इतना बड़ा काम पूरा हो गया। आज मुझे कष्ट होता है, देखिए मैं भी बहुत एग्रेसिवली डिबेट करता हूँ, मगर देखिए 1 सेकेंड, अभी देखिए अजय जी, आप तो 10 सेकंड मुझे वाइंड अप कम से कम चुप रहिए, मुझे वाइंड अप करना है, लास्ट कम से कम चुप रहिए। 40 वर्षों तक कुछ नहीं करने के बाद, अरे कम से कम हम प्रवचन तो दे रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे हैं आपकी तरह। 40 वर्ष तक कुछ नहीं करने के बाद क्या कर रहे हैं आप, जरा सोचिए। और वो एक बैठा है, सोचना होगा, अजय और संबित आप दोनों को सोचना होगा। देश आपकी तू मैं को ना ग्रहण नहीं कर रहा है, देश का मानस बदल चुका है, देश का मानस बदल चुका है। एक वाक्य बोलूंगा, ये दोनों जो आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं, आज सियाचिन में सैनिक अगर जो खड़ा है वो शाम को आपका चैनल चलाकर डिबेट देखेगा, उसको क्या मैसेज जाएगा बताइए, उसका मनोबल को क्या होगा?
मेरा इनकी राजनीतिक तो सर मुझे वाइंड अप करना है, एक सेंटेंस प्लीज। क्या है? एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक सेंटेंस। पेचीदा मामला, मुश्किलें, 3% इंक्रीमेंट, बनियागिरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, एंड ऑफ स्टोरी। तो अब देश और खासकर हमारे पूर्व सैनिक, हमारे जांबाज वादे का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।